So my name is Brijesh and my colleague Nitin sir, and we are going to delivering regarding the knowledge of IC engine overhauling. We can say overhauling or we can say hands-on practical, right? So hands-on का मतलब क्या है कि इंजन के साथ हम काम करेंगे, उसमें जो भी पार्ट्स है वो देखेंगे, पार्ट्स का फंक्शन देखेंगे और ये सब डिटेल हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक्स है ना, तो एक्चुअल में मैकेनिक और जो इंजीनियर होता है उसके बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए, है ना। कल भी मैंने बोला था कि जो मैकेनिक है, ठीक है, उसको ये पता नहीं है कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व की साइज़ की बात करें तो इनलेट वाल्व जो होता है पेट्रोल इंजन में वो बड़ा होता है और आउटलेट वाल्व छोटा होता है, ठीक है। तो वो बड़ा क्यों होता है, अगर आप उनको पूछोगे वो क्या बोलेंगे, ये ऐसा ही होता है, आगे से आ रहा है, ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होना चाहिए, बस खत्म। आप कोई भी खोल लो, कोई भी पेट्रोल इंजन खोल लो, उसमें दोनों वाल्व में चेंज होता है और बड़ा वाला पेट्रोल होता है, ये उसका आंसर है। लेकिन वो क्यों होता है, तो वो साइंटिफिक आंसर हम जानते हैं। तो अगर हम वो लाइन में जाएंगे तो भी उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि विद द थियरी प्रैक्टिकल थिंग्स, विद द प्रैक्टिकल थिंग्स थियरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे। ऑलरेडी आपने आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो थोड़ा क्विकली जाऊंगा मैं। तो सबसे पहला है इंटरनल कम्बशन इंजन, आईसी इंजन, और ईसी इंजन, ये दोनों का डिफरेंस पता है आपको। ईसी इंजन किसको बोलेंगे, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। एग्जांपल पावर प्लांट में, ठीक है, पावर प्लांट में जो हम जैसे बॉयलर से क्या करते हैं, हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन में डालते हैं हाई प्रेशर से, देन कंडेंसर, पंप एंड अगेन बॉयलर, ठीक है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हीट का रिजेक्शन होता है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट, वो हम कंसिडर करते हैं ओनली 11% और 12%, 13% मैक्सिमम। तो थर्मल पावर की जो एफिशिएंसी है तो वो एफिशिएंसी बहुत कम रहती है। क्यों, क्योंकि उसमें हीट लॉस सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे हम स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर टरबाइन से कंडेंसर में पूरा उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, वेपर को तो हम पहुंचा नहीं सकते बॉयलर में, तो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट किया, मतलब कि हीट का हमने ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन किया। उसके बाद पंप का भी हमने एक्स्ट्रा वर्क लगा, पंप का भी वर्क लगेगा, तो उस तरह से उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। वैसे ही आईसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, आइडियल अराउंड आईसी इंजन की एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी जो है वो 30-35% जितनी होती है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी की बात करें तो 30 से 35% होती है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इंटरनल कम्बशन इंजन, कम्बशन जो होता है एयर और फ्यूल मिक्सचर का, जो वो इनसाइड द सिलेंडर होता है। सबसे पहला है बोर। अब आप थोड़ा आंसर दीजिए मुझे कि बोर किसे कहते हैं। इट इज अ डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड द बोर। स्ट्रोक किसे कहते हैं, पढ़ के आए हो आप। स्ट्रोक, आई वांट ओनली स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक, टीडीसी, क्या बोलते हैं टीडीसी को, टॉप डेड सेंटर, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है ना। उसके बाद है स्ट्रोक वॉल्यूम, सीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 135 सीसी, 250 सीसी क्या है, व्हाट इज 250 सीसी, व्हाट इज 250 सीसी, व्हाट इज 135 सीसी, तो क्या है, सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर क्यूब। कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, क्यूबिक सेंटीमीटर के फिगर से कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम बोला है, देखो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक मतलब टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक लेंथ, डिस्टेंस।
और एरिया क्या होगा, सर्कुलर है तो π/4 d स्क्वायर, तो π/4 d स्क्वायर इंटू, तो ये क्या हुआ, सपोज मैं इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 स्क्वायर इंटू लेंथ भी 5 mm है सपोज एज्यूम, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो गया π/4, कैलकुलेटर से करो कितना होता है या मोबाइल से करो, अराउंड कितना होता है सीसी, कितना 98 अथवा तो 97 व्हाटएवर, ठीक है, तो ये सपोज आपका हुआ सीसी 98 सीसी, एग्जैक्टली अभी 98 सीसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से होता है, जैसे 135 है तो उसका कुछ डायमीटर होगा, उसकी कुछ स्ट्रोक लेंथ होगी, तो उसके हिसाब से 135, ठीक है ना, तो समझ में आ गया सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियरेंस वॉल्यूम किसे बोलेंगे, फटाफट से थोड़ा स्पीडली जाएंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम किसे बोलेंगे, डिस्टेंस टीडीसी पे है, उसके ऊपर का जो यहाँ पे एरिया रहेगा उसको बोलते हैं क्लियरेंस, यहाँ से लेंथ होगा क्लियरेंस लेंथ, और ये जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम को दूसरा क्या बोलते हैं हम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके। देन कंप्रेशन रेशियो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डिजाइन और थर्मल एफिशिएंसी। कंप्रेशन रेशियो आर लिख ले, चलो आर, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो किसे बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस, टोटल वॉल्यूम यानी कि ये वॉल्यूम, लेंथ नहीं वॉल्यूम, ओके, अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल, up to 10, से कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इज अराउंड 6 to 10, 10 से ऊपर क्यों नहीं जा सकते हम, व्हाई कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल वी कांट कंसीडर मोर देन 10, 11, 12, 13 क्यों नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम पढ़ते हैं कि कंप्रेशन रेशियो जो है वो 6 से 10 पेट्रोल का होता है, चलो होता है, लेकिन 11, 12, 13 क्यों नहीं होता, और वो करेंगे तो क्या होगा, प्री इग्निशन वर्ड सुना है, ऑटो इग्निशन, प्री इग्निशन, तो अगर आप कंप्रेशन रेशियो को 10 से ऊपर ले जाते हैं, सपोज बहुत महंगी कार आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके भी हम कंप्रेशन रेशियो मैक्सिमम 11 to 12 तक पहुंच सके, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकते। कंप्रेशन रेशियो जितना बढ़ेगा थर्मल एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ा होगा 1 - 1 अपॉन r रेज़ टू गामा -1 एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, 1 - 1 अपॉन r रेज़ टू गामा -1, r क्या होता है नीचे कंप्रेशन रेशियो, और गामा क्या होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, है ना, तो कंप्रेशन रेशियो जितना बढ़ाएंगे उतना वो टर्म कम होगा क्योंकि वो नीचे है ना, तो 1 माइनस वो टर्म है, तो एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो जो है एक लिमिट है, कंप्रेशन रेशियो की एक लिमिट है जिससे हम ऊपर नहीं जा सकते, जो मैंने आपको बताया कि ऑटो इग्निशन हो जाता है, मतलब कि स्पार्क होने से पहले ही जो फ्यूल का जो है एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो ब्लास्ट हो जाएगा, स्पार्क होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे पिस्टन कहाँ पे होगा और उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होगी, है ना, नॉकिंग हो सकता है, आवाज़ आ सकती है, इंजन में से वाइब्रेशन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हम कंप्रेशन रेशियो को 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। और भी बहुत आगे भी हम और देखेंगे, डीजल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो कितना हम कंसीडर करते हैं, अराउंड 1
15 16 16 15 से आगे 23 25 तक। तो डीजल का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा लेते हैं, है ना? क्यों ज़्यादा लेते हैं? डीजल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके चलो, अब डीजल और पेट्रोल की बात आई है, और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की बात आई है, तो हम पहले पेट्रोल और डीजल का कंपैरिजन करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल? सबसे पहले डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? डीजल की, और पेट्रोल की कम रहती है। कितनी रहती है वो बाद में देखेंगे। उससे पहले है वोलेटिलिटी। वोलेटाइल, या तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल को पास धूप में रख के आइए, क्या होगा? पेट्रोल उड़ जाएगा, डीजल नहीं उड़ेगा। अगर उड़ेगा तो भी माइनर, एकदम माइनर। तो उसका मतलब है पेट्रोल जो है वो इवोपोरेटिव ज़्यादा है ना, और डीजल कम है। अब एग्जैक्टली होता क्या है जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, तो होता क्या है एग्जैक्टली? पिस्टन ईडीसी से बीडीसी आता है, सक करता है, सक्शन स्ट्रोक है, सक करता है, तो एयर जो है वो पहले कहाँ से आती है? फिल्टर से, फिल्टर्स के बाद कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो है वहाँ पे जो वेंचुरी इफेक्ट होता है, उससे क्या होता है? पेट्रोल का जो ड्रॉपलेट साइज में पेट्रोल वहाँ से आता है ना, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स वहाँ पे निकलते हैं। वो आप आगे है कार्बोरेटर का, वो मैं आपको बताऊँगा। तो वहाँ से आता है, और उसके बाद आता है इनटेक मैनिफोल्ड, जो कार्बोरेटर और इनलेट वाल्व के बीच में इतने से थोड़ा पाइप लगा रहता है। आप अगर 2 व्हीलर में देखें तो उसको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। तो वहाँ उसका लेंथ कितना रखना है, उसका डायमीटर कितना रखना है, वो भी एक कैलकुलेशन है, वो उसमें भी रिसर्च होता है, ठीक है ना। तो उसका काम क्या है? तो उस टाइम के दौरान और एयर और फ्यूल जो है, एयर और पेट्रोल जो है, उसका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। क्या हो जाता है? होमोजीनियस यानी कि आप अलग नहीं कर सकते, पेट्रोल और एयर को आप अलग नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है ना। और वो होमोजीनियस मिक्सचर आ जाता है उसके बाद कंप्रेशन। जबकि डीजल में क्या होता है? अगर डीजल में यही सिचुएशन रखेंगे तो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वहाँ पे डीजल अलग रहेगा तो उसका कंबशन में प्रॉब्लम। अब चलो कंबशन की बात आती है। व्हाट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? पेट्रोल और डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, किसका कम है? पेट्रोल का ज़्यादा है। कितना है? अराउंड 400 to 450 से। और डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, ठीक है ना, से 190 to 200। तो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, फिर भी हम उसको कंप्रेस करते हैं, है ना, क्योंकि वो वॉलेटाइल नहीं है, उसको हम स्प्रे करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो मैंने जो आपको बताया, डीजल इंजन में हम ज़्यादा रखते हैं। क्यों ज़्यादा रखते हैं? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा करके हम टेम्परेचर को इतना पहुंचा देते हैं, से 250 पहुंचा देंगे, और 250 के बाद जैसे ही इंजेक्ट करेंगे डीजल का, और डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 190 to 200। तो अंदर 250 ऑलरेडी है, तो वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, है ना, कंबशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वहाँ पे कंप्रेशन से हम इग्नाइट करते हैं, पेट्रोल में हम स्पार्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये है। तो इसमें भी ऐसा है कि अगर आप कंप्रेशन रेशियो 10 से ज़्यादा रखोगे पेट्रोल इंजन में, तो 11, 12, 14 रख दिया, तो वो कंप्रेस होके खुद ही इग्नाइट हो जाएगा विदाउट स्पार्क, क्योंकि वो मिक्सचर है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज डिफरेंट, एंड ये जो आपको बोल रहा हूँ वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल में आग लगाओगे तो वो ऊपर जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इवोपोरेटिवनेस के कारण, अगर पेट्रोल यहाँ पे पड़ा है और आप उसमें डालते हो तो वो सुलगने लगे, क्योंकि वो इवोपोरेट होता है। और डीजल में आप कुछ डालते हो तो वो इतना कैचअप नहीं करता, है ना। तो ये चीज़। दूसरा डेंसिटी जो आपने बताया, तो सपोज पेट्रोल है, डीजल है,
कैरोसिन है, मिल्क है, वाटर है, अगर सब आप 1 लीटर ले लो और सबका वेट करो, कितना कितना वेट होगा? पेट्रोल का 1 लीटर का वेट, डीजल का 1 लीटर का वेट, कैरोसिन का, मिल्क, वाटर। तो वाटर जो है उसका अगर आप वेट करोगे 1 लीटर का तो वो अराउंड 950-970 ग्राम्स आपको मिलेगा, इसीलिए हम उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं, है ना। उसके बाद पेट्रोल का करोगे 700 अराउंड आपको मिलेगा ग्राम, और डीजल का 800 ग्राम मिलेगा, है ना। तो उसकी डेंसिटी हम बोल सकते हैं कि डीजल की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत है। पेट्रोल और डीजल अगर हम फ्यूल को समझते हैं तो उसको इंजन को समझ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ उसमें हम खाना खाते हैं तो उसके हिसाब से, जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से होता है ना। पिज़्ज़ा खाया तो दूसरे दिन अलग होगा, और हौच पौच, वर्ड सुना है हौच पौच, खिचड़ी बोलते हैं, है ना, वो खाया तो दूसरे दिन ठीक रहेगा, वो है। चलो ठीक है। उसके बाद हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसे बोलेंगे? हॉर्स पावर। और मुझे एलिफेंट पावर बोलना हो तो हॉर्स से ज़्यादा होता है ना पावर एलिफेंट में, तो एलिफेंट पावर बोलो तो ठीक रहेगा। क्यों? तो हॉर्स पावर इसीलिए कि हॉर्स को एज अ ताकतवर भी माना गया है और स्पीड के हिसाब से भी फास्ट है ना। हाथी जो है, एलिफेंट है, उसकी स्पीड नहीं है, वो चाहे ताकत जितनी भी हो लेकिन स्पीड ही नहीं है। तो ये ऐसा डिफाइन किया गया है पहले कि 70 kg वेट को, 70 kg वेट को अगर आपको 1 मीटर ऊपर लाना है, और कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 1 मीटर ऊपर 1 सेकंड में 70 kg वेट को आपको लाना है, तो उसे हम बोलेंगे हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। अब पावर का यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, है ना। जूल का यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, या तो हम बोलते हैं वॉट, जो भी आप बोल लो, है ना। तो न्यूटन मैंने आपको केजी में बताया, मैंने आपको केजी में बताया, है ना। तो 70 kg का न्यूटन करो, करो कितना है? 70 इंटू 9.8, 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 600 और 75 करो तो 75 ओके। तो मैंने जो आपको बोला उसको थोड़ा रिकरेक्ट करना, तो 75 है, नॉट 70, है ना। 75 है, तो वो अराउंड 735, 745 हम बोलते हैं, 745 जूल पर सेकेंड, या तो बोलते हैं 745 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ये भी आपने सुना होगा कि 745 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। क्लियर है? तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, 70 की जगह 75 करना, ठीक है ना। मेरा थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया है। ओके, तो हॉर्स पावर क्लियर है? क्यों हॉर्स पावर बोला और क्या उसका स्टैंडर्ड लिया गया है? जैसे हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड रहता है, मीटर का भी एक स्टैंडर्ड है ना। कोई एक मटेरियल है वो कहीं पे पड़ा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका मतलब कोई उसकी भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल है वो, तो उसको हम मीटर बोलते हैं। वैसे ही हॉर्स पावर इस तरह से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी, जो मैंने आपको बताया, थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। व्हाट इज ब्रेक पावर? पिस्टन में जो हमें ताकत मिलती है, पिस्टन से जो जैसे ब्लास्ट होता है वहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। और ब्रेक पावर क्या बोलते हैं? बुक में ऐसा लिखा है कि क्रैंक शाफ्ट पे जो हमें पावर मिलता है दैट इज ब्रेक पावर, क्योंकि पिस्टन से होके, कनेक्टिंग रोड से होके, क्रैंक से होके क्रैंक शाफ्ट में आती
लेकिन मैं भी ऐसा आगे ऐसा बोलूँगा कि क्रैंक शाफ्ट से होके, गियर बॉक्स से होके, स्प्रॉकेट से होके, चेन से होके रियर व्हील में आती है। रियर व्हील में पावर फ्लो जो रहता है वो हमें पावर कहाँ पे मिलता है? रियर व्हील में, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक पावर आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फ्रिक्शन, है ना? तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, जो फ्रिक्शन लगा सब जगह थोड़ा थोड़ा लगेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट efficiency and indicated thermal efficiency, IP upon MF into CV. CV क्या है? What is CV? MF, that is mass of fuel. CV, that is calorific value. What is calorific value? Calorific value क्या होता है? अगर मैं 1 kg कॉल ले लेता हूँ, 1 kg पेट्रोल ले लेता हूँ, 1 kg डीजल ले लेता हूँ और 1 kg केरोसिन कोई भी ले लेता हूँ फ्यूल, और सबको मैं इग्नाइट करता हूँ, what amount of energy is liberated, what amount of heat is liberated, unit mass of fuel. अगर हम उसको बर्न करेंगे, उसको इग्नाइट करेंगे, what amount of energy we get, that is called the calorific value. पेट्रोल का अलग होगा, डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगा, है ना? तो डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू जनरली पेट्रोल से ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो कैलोरीफिक वैल्यू क्लियर है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर अपॉन एमएफ इनटू सीवी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अगर आप 1 किलोवाट आवर पावर प्रोड्यूस करने के लिए 1 घंटे में और फॉर 1 आवर व्हाट अमाउंट ऑफ फ्यूल यू सप्लाई, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है ना? ओके, तो ये था बेसिक रिगार्डिंग आईसी इंजन। अभी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। जनरली 2 होता है, पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। जनरेशन में है इंजन, फ्यूल इंटेक, लुब्रिकेशन, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग। ट्रांसमिशन में क्लच, गियर, ट्रांसमिशन एंड स्टार्टर मोटर है। अब थोड़ा इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं। वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपने पढ़ा है,